हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। यानी कि या तो आप खुद प्लानिंग करके अपने दिन को व्यवस्थित कर लो कि मुझे इस दिन में, कल के दिन में ये काम करना है या आज के दिन में ये काम करना है। और अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो फिर दिन खुद अपने हिसाब से आपको चलाएगा। जैसे बोलते हैं ना, लाइफ को या तो अपने ढंग से जियो, नहीं तो फिर लाइफ जब अपने ढंग से चलाने लगी तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हालातों के भरोसे फिर चलने लगेंगे। ओके, कि जैसे जैसे स्थिति बनती जाएगी वैसे वैसे आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये करना है। उससे बेहतर है आप खुद अपनी प्लानिंग रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को चलाओ। आपके दिन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, किसी और का नहीं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। 10 days after AstraZeneca admitted side effects of its COVID vaccine in rare cases। अब ये केस आप सबकी नज़र में होगा ही होगा। जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता होगा कि एस्ट्राजेनेका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे उनके ऊपर केस चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब इंडिया की बात नहीं है, इंडिया की घटना नहीं है, किसी दूसरे कंट्री में वहाँ पे उनके ऊपर केस चल रहा था। एक व्यक्ति को जब पहली दफ़ा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेवलप हुई थी कोरोना टाइम पे, तब उस व्यक्ति को ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में डेवलप हो गए थे। उसने केस कर दिया। अब केस कर दिया तो इतने साल, अब 4 साल हो गए। 2021 में कोविड-19 2020 में कोविड-19 आया था और उसके बाद में 4 साल हो गए। इस बात को 4 साल बाद जाके केस में उस कंपनी ने एडमिट करा है कि भाई हाँ जी, हमारी वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। और देखो, इसमें किसी को हम इमीडिएटली ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम में वो पेंडेमिक की स्थिति थी। सबको पता था कि इन वैक्सीन के लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, वो हमें अभी तक नहीं पता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आप तभी देख सकते हैं जब 10 साल 12 साल आपने कोई वैक्सीन का ट्रायल किया है, तो आपको पता चला कि अच्छा, इस वैक्सीन में लंबे समय के बाद में ये परेशानियां हो सकती हैं। उस टाइम तो इमीडिएटली किया गया था, बट इस वैक्सीन में उसी टाइम पे समझ में आ गया था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स इमीडिएट है। लॉन्ग टर्म की बात की है, इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हैं। तो लेकिन उस टाइम पे इन कंपनी ने एडमिट किया नहीं। अब 4 साल बाद ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ जी, कोविड वैक्सीन के कुछ रेयर केसेस में साइड इफेक्ट्स होते हैं। The company has withdrawn the shots renamed Vaxzevria in 2021। Vaxzevria 2021 में करके जो कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, उसका नाम अलग कर दिया था इन्होंने, वैक्सवेरिया कर दिया था। उसको इन्होंने वापस मंगा लिया, विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस मंगा लिया कि नहीं ये शॉट्स हम मार्केट में नहीं करेंगे फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। इट हैज साइटेड अ सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वैक्सीन्स। तब इनने हवाला क्या दिया, इनने बोला कि भाई हमारे पास ना जो इसकी अपडेटेड वर्जन है इस वैक्सीन का, उसकी बहुतायत मात्रा है, तो हम ये पुरानी वाली वापस ले रहे हैं कि फिर क्या फायदा, क्या हम आपको नई अपडेटेड वैक्सीन दे रहे हैं। दैट टारगेट न्यू वेरिएंट्स ऑफ द वायरस एज द रीजन फॉर इट्स डिसीजन। जो कि नए वेरिएंट्स को टारगेट करती है, ये उन्होंने तर्क दिया उस टाइम पे। ठीक है, द वैक्सीन मेजर्स मूव have generated negative sentiments bordering on pandemic। बोल रहे हैं लेकिन ये वैक्सीन मेजर मतलब वैक्सीन की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इसका ये जो कदम था कि अपनी वैक्सीन को इन्होंने वापस लिया, वो भी ये बोलते हुए कि हमारे पास नई अपडेटेड वैक्सीन का सरप्लस है, इसलिए हम पुरानी वाली वापस ले रहे हैं। तो इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव इमोशन, भावनाएं लोगों के अंदर, पेंडेमिक से जुड़ी हुई नेगेटिव भावनाएं लोगों के अंदर पैदा कर दी, इंक्लूडिंग अमंग सम पीपल इन इंडिया वेयर एस्ट्राजेनेका partnered with the Serum Institute of India to develop Covishield। बोल रहे हैं कि साथ में उन लोगों में भी जिन्होंने, जहां पे हिंदुस्तान में एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में मिलके कोविशील्ड डेवलप करी थी, तो वो जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई उनके मन में भी डर है कि भाई नहीं, ये तो खतरनाक चीज है। द बलवॉक ऑफ द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट कोविड। तो बलवॉक क्या था, जो एक डिफेंस सिस्टम था। कोविशील्ड क्या था, एक डिफेंस मैकेनिज्म था, एक वैक्सीन थी ना, होने से पहले ही आपके अंदर वो एंजाइम डाल दिया जाए जिससे कि वो आपके अंदर बॉडी उस इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सके। राइट, तो वो वैक्सीन का जो ये एक सुरक्षा कवच था देश के लिए, ताकि कोविड से वो लड़ सके।
Such responses might not be surprising given that social media is the prime source of information for a sizable section. तो बोले ऐसे जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों के गुस्से भरे रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आज है ही ज़माना सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के ज़रिए ही एक समाज के बड़े तबके को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है. एंड मीन्स टू डिस्टिंग्विश साइंस फ्रॉम सीडो साइंस आर नॉट ऑलवेज एट हैंड. सूडो साइंस क्या होता है? कॉक्स जो होता है, जो अनसाइंटिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो बोल रहे हैं तो जो जरिए हैं जिनके ज़रिए हम साइंस को सूडो साइंस से अलग कर सकें, उसके ज़रिए बहुत कम है. अब जैसे कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल निकाली, ठीक है, उनने तो बोल दिया नहीं जी प्रूव हो गया, लेकिन आपके पास क्या तरीका था जानने का? अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है कई बार कि भाई नहीं, कोरोनिल कहाँ से आपको पता चलता है कि कोरोनिल दवा है और वो वैक्सीन कोरोना को ठीक कर सकती है, राइट. तो साइंस और सूडो साइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है. But knee-jerk reactions from other quarters have also not helped. knee-jerk मतलब immediate जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इमीडिएट जो रिएक्शन मिला कई अलग क्वार्टर्स से, कई अलग जगहों से, वो उसने भी काफ़ी हेल्प नहीं करी. स्पेशली अनफॉर्चुनेट आर द पॉलिटिकली लोडेड कमेंट्स अबाउट कोविशील्ड ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस कैंपेन. और साथ खास तौर पे अभी लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के दौरान में कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कोविशील्ड का मुद्दा उठा रही हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर रही हैं और इसको कैंपेन का मुद्दा बना रही हैं, जो कि गलत है. The emergency created by an unknown contagion required due procedures. जो उस समय पे एक अननोन संक्रमण ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर दी थी, उसको इमीडिएटली हमें काम करना था. उसके लिए इमीडिएटली हमें कुछ ना कुछ चाहिए था, तत्काल सोल्यूशन चाहिए थे, इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी शामिल थे, एंड शेड्यूल्स टू बी कंप्रेस्ड, और कंप्रेस करने के लिए शेड्यूल्स बनाना कि भाई हाँ ये चीज़ हम इस टाइम पे करेंगे, इसको इस समय तक हमने रोकना है इस वायरस को, ये करना भी ज़रूरी था. बट द क्राइसिस ऑल्सो गैल्वनाइज्ड साइंटिस्ट. लेकिन इस क्राइसिस ने साइंटिस्ट को प्रेरित करा, मेडिकल एक्सपर्ट्स को और पॉलिसी मेकर्स को प्रेरित करा, ताकि वो क्या करें? टू पुश द फ्रंटियर्स ऑफ देयर डिसिप्लिन्स एंड डोमेन्स. पुश द फ्रंटियर्स मतलब विस्तार करना, कि भाई अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, नहीं 8 घंटे नहीं, आपको उससे ज़्यादा काम करना है. टीचर्स और जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, चाहे क्लर्क्स थे, चाहे पटवारी थे, जो मर्जी थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की घर घर जाके आपने चेक करना है कि भाई कोई वैक्सीन वाला कोविड वाला पेशेंट तो नहीं है, अगर है तो फिर वो कन्फाइनमेंट के अंदर है, ये सब चीज़ें चेक करना. उनकी ड्यूटीज़ भी बढ़ गई, उनके सीमा का विस्तार हो गया, जिम्मेदारी का विस्तार हो गया, चाहे वो किसी भी डोमेन से. Vaccine hesitancy tested the persuasion skills of local officials. तो वैक्सीन में जो हेजिटेंसी थी, हिचक थी लोगों में कि भाई हमने नहीं लगवानी. आपको पता है कई लोग आज भी, जब ये एस्ट्राजेनेका का मामला सामने आया है तो इंटरनेट पे कई लोग बोल रहे कि यार हमने तो कोविशील्ड लगाई थी, हमने कोवैक्सीन लगाई थी, कोई बोल रहा है हमें पता ही नहीं है, और कोई बड़ी बहादुरी से बोल रहा है हमने वैक्सीन ही नहीं लगवाई. क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि डर था कि एक वो बीच में कई अफवाहें फैलने लगी थी कि इससे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो जाएंगे, या ये जानबूझ के सरकारें मतलब क्या कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का ये कोशिश है कि वो हिंदुओं को ख़त्म कर दें. ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, राइट, कि इससे हम लोगों के स्पर्म काउंट्स कम हो जाएंगे पुरुषों के, और फिर हम लोगों के रिप्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी. तो उस डर से लोगों में हिचकिचाहट थी कि भाई हाँ हम नहीं करना चाहते, हम नहीं लगवाना चाहते. तो उस समय भी लोकल ऑफिशियल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का जो परसुएशन स्किल्स थी वो टेस्ट की गई, यानी कि वो किस तरीके से लोगों को मनाते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो वैक्सीन लें, वो सब चीज़ें टेस्ट हुई. ठीक है, टेस्ट हुई मतलब उनको कसौटी पे परखा गया. It's a testimony to such initiatives that social economic activities returned to normalcy about 2 years after the virus unleashed its virulence. बोल रहे हैं तो इन्हीं सब प्रयासों का, इन्हीं सब इनिशिएटिव्स का ये सबूत है, टेस्टिमोनी है, सबूत है, जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगभग 2 साल, जब इस वायरस ने पहली दफ़ा शुरुआत हुई और बहुत उग्रता दिखाई, उसके बाद से 2 साल के अंदर हम वापस सामान्य स्थिति में पहुंच पाए. ये इन्हीं जो कसौटी पे परखे गए हमारे ऑफिशियल्स, लोकल ऑफिशियल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वैक्सीन, इन्हीं सब का परिणाम है. ठीक है.
Vaccination ensured that the contagion took on a significantly less aggressive form. अब वैक्सीनेशन से क्या सुनिश्चित किया गया कि ये जो वायरस था फैलने वाला, इसको बहुत ही, इसका जो ये बहुत घातक है ना, उस चीज को हमने कम कर पाए कि अब ये कम घातक है. अब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोरोना चला गया है, और कोरोना वायरस ये नहीं कि पहली दफा तभी आया था, पर वो बहुत एक वायलेंट, जो हमारा नॉर्मल कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, वो उसका वायरस भी कोरोना का ही वायरस होता है. लेकिन जो 2019 में और 2020 में और 2021 में हमने देखा, वो उसका एक बहुत वायलेंट, बहुत अग्रेसिव वेरिएंट था, ठीक है, जो कि जानलेवा हो रहा था और फैलता बहुत तेजी से था. और तो बोल रहे हैं कि अब ये तो स्थिति है ना कि कोरोना वायरस हम बोल रहे हैं कि खत्म ही हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब वो इतना जानलेवा नहीं रहा. आफ्टर लीथल सेकेंड वेव, जो कि बहुत ज्यादा लीथल घातक सेकेंड वेव थी, उसके बाद में इन द समर ऑफ 2021. और कब आई थी ये सेकेंड वेव? 2021 की समर में आई थी, when the bulk of the country's population had not received the shots. और वो भी उस दौरान पे जब देश के बहुत बड़े हिस्से में अभी तक वैक्सीन शॉट्स नहीं दिए गए थे. Hospitalization and fatality rates remained low even during periods of spike in infection after the second wave. अब सेकेंड वेव के बाद में थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऐसे आई, ठीक है, बहुत सारी वेव्स आई, लेकिन उस दौरान में हॉस्पिटलाइजेशन और फेटलिटी मतलब मृत्यु दर बहुत कम रही. हालांकि वो इन्फेक्शन सेकेंड वेव के बाद में अपनी उच्चतम सीमा पर था, बट स्टिल हॉस्पिटलाइजेशन और फेटलिटी रेट बहुत कम रहा. कोविड इनॉक्यूलेशन ड्राइव्स आर नाउ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटेंसिव रिसर्च. इनॉक्यूलेशन मतलब टीकाकरण. तो कोविड का जो टीकाकरण का जो ड्राइव थी, अभियान था, वो अब गहरी जांच का विषय बना हुआ है. क्यों? क्योंकि वही जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, ये सब चीजें, दैट्स हाउ इट शुड बी, और ये होना भी चाहिए. These studies help generate nuanced information about the safety and efficacy of the vaccine. तो ये जो जांच है, ये जो रिसर्च है, स्टडीज है, इससे क्या मिलेगा? इससे हमें nuanced मतलब छोटी से छोटी बारीक इंफॉर्मेशन मिलेगी इस दवाई की सेफ्टी और इसकी प्रभावशालिता के बारे में. That could not have been generated with the volunteer size of the trials. जो कि केवल वॉलंटियर के, हाँ कुछ वॉलंटियर आगे कि हाँ जी हमारे ऊपर ट्रायल कर लो, उससे जनरेट नहीं होगा. क्योंकि देखो, वॉलंटियर कोई होगा तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि भाई किसी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शुगर के पेशेंट में कुछ अलग तरीके का इफेक्ट करे, हो सकता है हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये जो वैक्सीन है कुछ अलग तरीके से असर करे, राइट. तो अब वैक्सीन दे चुके हैं, अब हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए. ये नहीं कि हाँ जी वैक्सीन दे दी बस काम खत्म, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब हमें रिसर्च और ज़्यादा गहरी करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पता है, ठीक है. तो अब हमें रिसर्च करनी चाहिए कि क्या इस वैक्सीन से फर्दर कोई नई बीमारी जनरेट हो सकती है, कोई हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई डिफिशियंसी या डिफेक्ट जनरेट हो सकता है. तो ये सब चीज़ें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. Scientists can today draw on databases that comprise inoculated people across nations and continents. बोल रहे हैं आज साइंटिस्ट सारा का सारा डेटा जो है कहाँ से ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वैक्सीनेशन का जो डेटा इकट्ठा किया गया है, क्योंकि सबने इकट्ठा किया है. ऐसा नहीं है कि किसी देश में वैक्सीन बस ऐसे ही लगाओ और लगा के चल जाओ, कोई डेटा नहीं लिया. हमारे देश में आधार कार्ड लिए जा रहे थे ना, तो वो वैक्सीनेशन के डेटा का इस्तेमाल साइंटिस्ट कर सकते हैं पूरी अपनी रिसर्च करने के लिए. बिसाइड्स helping epidemiologists understand how the jab works on diverse sections of people. Epidemiologists मतलब जो महामारी के विज्ञानी होते हैं, तो उनकी मदद करने के अलावा कि कैसे ये पूरे जो इंजेक्शन है ये अलग अलग तबके में, समाज के अलग अलग लोगों में, अलग अलग बीमारियों वाले लोगों में कैसे इफेक्ट करती है, कैसे काम करती है. एंड रीअफर्मिंग द पोटेंसी ऑफ द शॉट्स, और सुनिश्चित करें, पुष्टि करें कि भाई ये जो शॉट्स थे वो अभी भी शक्तिशाली हैं या नहीं है, अभी भी शक्तिशाली हैं या नहीं है. Such studies shine the light on rare adverse reactions including thrombosis and thrombocytopenia syndrome. तो बोल रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन, ऐसी स्टडीज जो है वो रोशनी डालेंगे कि इनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोकाइटोपेनिया सिंड्रोम में, TTS सिंड्रोम में. जो क्या होता है,
ब्लड क्लॉट्स जनरेट हो जाते हैं और लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एसोसिएटेड विद द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इस वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से जुड़े हुए क्या क्या रेयर या फिर क्या क्या एडवर्स रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं, इस बारे में स्टडी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सच रिसर्च विल हेल्प वैक्सीन डेवलपर्स रिफाइन देयर मेथड्स। तो ऐसे अगर हम रिसर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो अगर तो जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, आपने अपने फ्रेंड को कुछ बात बोली, उसको बुरी लगी, लेकिन उसने आपको बताई नहीं कि मुझे ये बात बुरी लगी, आप अननोइंगली हो सकता है दोबारा वो बात कर दो, राइट। लेकिन अगर उसने आपको बता दिया कि भाई मुझे ये बात बुरी लगी, तो आप नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कॉशियस रहोगे। ठीक है, अपना मेथड ऑफ टॉकिंग चेंज करोगे, अपना उनको रिप्रेजेंट करने के बात को, अपनी बात को कहने का तरीका चेंज करोगे। सेम गोज विद वैक्सीन्स कि अगर तो यहाँ पे रिसर्च नहीं हुई, ठीक है, उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, तो वो जब तक कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगी, उनके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगी, तब तक वो अपने मेथड्स चेंज नहीं करेंगी, वो वही वैक्सीन सबको देती जाएंगी। लेकिन अगर उनको पता चल रहा है कि भाई हाँ जी इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वो अपने मेथड्स चेंज करेंगे और हमें बेहतर वैक्सीन देखने मिलेगी। Technologies used in the COVID jabs, whether the viral vector of AstraZeneca or the mRNA technique of some other developers, बोल रहे हैं जो भी टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल करी गई हैं, जैसे कि कोविड वैक्सीन में, चाहे वो एस्ट्राजेनेका का वायरल वेक्टर मेथड हो या फिर mRNA टेक्निक हो, कुछ अलग डेवलपर्स की, आर पार्ट ऑफ अ लार्ज बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। ये बहुत बड़े जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है इस इन्फेक्शन वाली डिजीज का, इन्फेक्शन मतलब संक्रामक, एक से दूसरे में फैलने वाली डिजीज का, उसका अहम हिस्सा है। Alarmist reactions against the COVID jabs could raise the head of vaccine hesitancy and hurt the fight against other contagions। बोल रहे हैं जो ये स्केरी, जो ये डराने वाले रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं हमें कोविड इंजेक्शंस के, कोविड वैक्सीन्स के, इससे क्या होगा, रेज द हेड ऑफ मतलब ऊपर उठना, किस चीज़ का, वैक्सीन हेजिटेंसी का सर और उठ जाएगा, यानी कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से डरेंगे, क्योंकि फिर वो यही बोलेंगे कि भाई इसके लॉन्ग टर्म रिएक्शन तो हमें पता नहीं है, कल को क्या पता हमारा हार्ट फेल हो जाए या क्या हो जाए, तो इसलिए वो नहीं लेना चाहेंगे। और दूसरी चीज़, ये हर्ट द फाइट, और इससे हमें क्या होगा कि इस तरीके की और बीमारियां जो कंटेजियस इन्फेक्शंस वाले होते हैं, कि भाई कंटेजियस चीज़ें होती हैं, एक से दूसरे में फैलने वाली चीज़ होती हैं, उन बीमारियों से लड़ने में हमें नुकसान पहुंचेगा। अब देखो ये भी हमने कोविड वैक्सीन लगा तो ली एक बार, अभी ये भी है कि भाई कोविड का भी वायरस इतना ज़्यादा घातक नहीं है, बट ये वैक्सीन कितने साल तक काम करेगी। अब पोलियो ड्रॉप्स आप 5-6 साल पिलाते हैं, उसके बाद वो उम्र भर के लिए आपका हो जाता है कि नहीं अब इसके बाद आपको पोलियो नहीं होगा, राइट। क्या ऐसा है कि इन वैक्सीन की कुछ लिमिट है कि 10 साल के बाद में आपको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, डोसेस फिर से लगवानी पड़ेंगी, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को भी रिसर्च करना बाकी है कि भाई क्या वो वायरस फिर से अगर डेवलप होता है, म्यूटेट होता है और ज़्यादा घातक बनता है, तो क्या यही वैक्सीन काम कर पाएगी या फिर फर्दर हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये भी जानना कि भाई क्या ये वैक्सीन सालों साल उम्र भर के लिए होगी बस, या हमें इसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, अपने डोसेस को बार बार लगवानी पड़ेगी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो बहुत सारे अभी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गुंजाइश है, जो करना सभी कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है। What was the primary reason cited by AstraZeneca for withdrawing its COVID vaccine Vaxzevria from the global market? तो उन्होंने रीजन ये दिया कि भाई हमारे पास अपडेटेड मेडिसिन जो है, अपडेटेड वैक्सीन जो है उसका सरप्लस है, इसलिए हम पुरानी वाली जो है वापस ले रहे हैं। अब आप मेरे को लॉजिकली एक चीज़ बताओ, दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी इतनी बड़ी जो प्रॉफिट कमाना चाह रही है वो ये मूर्खता करेगी कि पुराना माल सिर्फ इस बेसिस पे हटा ले कि नया अपडेटेड माल का हमारे पास बहुत आयत है। वो तो पुराना भी चलने देंगे, नया भी चलने देंगे, क्योंकि कंपनीज को क्या चाहिए, पैसा, राइट। तो ये तो उन्होंने तर्क गलत दिया ना, इसी बात पर राइटर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टू एड्रेस द वैक्सीन वाइड स्प्रेड साइड इफेक्ट, उन्होंने साइड इफेक्ट की बात तो अब जाके मानी है, तो वो तो गलत ही हो गया है ना। टू रीफॉर्मुलेट द वैक्सीन टू इम्प्रूव एफिकेसी, इनकरेक्ट है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम इनको दोबारा फार्मूला डेवलप करेंगे और इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें कि एक ज़्यादा प्रभावी हो, ऐसा तो नहीं बोला। ड्यू टू अ सरप्लस ऑफ अपडेटेड वैक्सीन टारगेटिंग न्यू वेरिएंट्स,
बिल्कुल करेक्ट है कि भाई क्योंकि उनके पास में नई वैक्सीन्स का, अपडेटेड वैक्सीन्स का सरप्लस था, तो इसलिए जो नए वेरिएंट्स को टारगेट कर सके इसलिए उन्होंने पुराने वाले को वापस बुला लिया. सो ये करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following sequences correctly represent the timeline of events as described in the passage regarding AstraZeneca vaccine? तो AstraZeneca वैक्सीन से जुड़े हुआ टाइमलाइन की कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, इसके बाद में क्या हुआ, वो कौन सा स्टेटमेंट दर्शाता है? सबसे पहले AstraZeneca पार्टनर्ड विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वैक्सीन रिनेम्ड वैक्सवेरिया, वैक्सीन विड्रॉल. करेक्ट है. पहले तो इनके साथ में पार्टनर करके कोविशील्ड बनाई गई, ठीक है, उसके बाद में उसको रीनेम किया गया, वैक्सवेरिया कर दिया, उसके बाद में अब जाके उसको विड्रॉ कर लिया गया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following statements accurately reflects the impact of continuous research on COVID vaccines as discussed in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से बता पाती है कि भाई रिसर्च, कोविड वैक्सीन के ऊपर कंटिन्यूस रिसर्च का क्या प्रभाव होगा. तो देखो वो जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी जैसे हमें पता चल गया कि TTS सिंड्रोम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो उससे ये किससे जुड़ा हुआ है, इसी वैक्सीन से जुड़ा हुआ है. तो अगर ऐसी कुछ प्रभावित चीजें रेयर केस वाले होने वाले हैं तो उनके बारे में पहले पता होगा, तभी हम उनको फिर क्योर कर पाएंगे. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ सिम्टम इससे आ रहा है तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे. Intensive research on COVID vaccines has been shown to decrease the global vaccination rates due to increased public fear. ये इनकरेक्ट है. अगर हम ये कर देना तो जनता में डर कम हो जाएगा. अगर हम इंटेंसिव रिसर्च करें, ज्यादा गहराई से रिसर्च करें, तो जनता को पता है कि भाई इसके ऊपर ये इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे सिम्टम हो सकते हैं और इसका उनके पास में सोल्यूशन है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे और फिर ऐसे जैसी बातें निकल कर आएंगी सामने, है ना, तो लोगों को जरूर डरेगा यार वैक्सीन लगवाने से तो ऐसे बाद में नुकसान देखने पड़ते हैं, हमने नहीं लगवानी आज के बाद कोई बीमारी की वैक्सीन. ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है. Studies on COVID vaccines primarily focus on disapproving the efficacy and safety of vaccines. Incorrect है. इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि भाई ये वैक्सीन तो बेकार है, तो आपने फालतू में लगवा ली, ये कहना इन स्टडीज का उद्देश्य नहीं है. इन स्टडीज का उद्देश्य ये है कि अगर कोई बीमारी आती है, इनसे कुछ, जैसे मान लो बीपी के मरीज में हमें कुछ अलग सिम्टम्स देखने मिलते हैं, कुछ अलग बीमारी देखने मिलती है, तो हम उसका क्योर ढूंढ लें. ठीक है, और अपने जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन है उसमें वो चीज कम करने की कोशिश करें, जिससे कि बीपी के मरीज को ये परेशानी हो, या शुगर के मरीज को, या कोई हार्ट का मरीज है उसको ये परेशानी हो. ठीक है, तो वो चीज कर पाए. इंटेंसिव रिसर्च helps identify rare adverse reactions like thrombosis and thrombocytopenia syndrome associated with vaccines. बिल्कुल करेक्ट है कि इससे हम ऐसे एडवर्स जो रिएक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनसे एसोसिएटेड जो मेडिसिन डेवलपमेंट है वो कर पाएंगे, और उस रिस्क को कम करने के लिए उसी अकॉर्डिंग हम अपनी वैक्सीन को रिफॉर्मुलेट कर पाएंगे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the tone of the passage regarding the withdrawal of the AstraZeneca vaccine? तो AstraZeneca वैक्सीन को वापस लेने के तहत राइट टोन कैसी है पैसेज की? तो देखो पैसेज की टोन जो है वो एनालिटिकल है, पर अभी यहाँ पे अलार्मिस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक है, एनालिटिकल है या इनडिफरेंट है. तो अलार्मिस्ट नहीं है, एनालिटिकल हम कहेंगे, बिकॉज उनने सारी की सारी जो डिस्कशन है कि वैक्सीन क्यों हटाई गई, क्या क्या हमें यहाँ पे फॉर्मुलेशन देखने मिल रहा है, क्या हमें रिस्क देखने मिल रहे हैं, इसका क्या आगे परिणाम हो सकता है, उन चीजों को एनालाइज किया गया है. सो ऑप्शन सी एनालिटिकल इज करेक्ट. Based on the passage, what could be an inferred impact of alarmist reaction against COVID vaccines? बोल रहे हैं कोविड वैक्सीन का जो एक चेतावनीपूर्ण जो रिएक्शन है कोविड वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में, उसके बारे में बता सकते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग. दे मे लीड टू अ स्ट्रॉन्गर पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस. इनकरेक्ट है. पब्लिक का ट्रस्ट तो टूटेगा ही अगर हमने यहाँ पे इनके ऊपर काम नहीं किया तो. दे विल इंश्योर अ फास्टर रिफाइनमेंट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज. ये भी इनकरेक्ट है. Alarmist reactions are likely to increase the volunteer size of future vaccine
ट्रायल्स, इनकरेक्ट है। फ्यूचर वैक्सीन ट्रायल्स के जो वॉलंटियर्स हैं उनका साइज भी कम भी हो सकता है। दे कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ राइज इन वैक्सीन हेजिटेंसी पोटेंशियली हैम्परिंग एफर्ट्स अगेंस्ट अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस। बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो चेतावनीपूर्ण कोविड वैक्सीन के रिएक्शन आ रहे हैं, इनसे क्या होगा कि जनता जो है उसमें और ज़्यादा डर पैदा हो जाएगा, वो और ज़्यादा झिझकेंगे आगे फर्दर कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज हो उसकी वैक्सीन लेने से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीन। तो हमने पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की यहाँ पे चर्चा नहीं करी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड पब्लिक रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है कि साइंटिफिक ओपिनियन की कितनी ज्यादा जरूरत है वैक्सीन डेवलपमेंट में और उससे जुड़ा हुआ पब्लिक रिएक्शन क्या होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The center's fiscal deficit or the gap between union government's receipts and expenditure dash widened sharply from 11 lakh crore to by January to 15 lakh crore at the end of February। बोल रहे हैं कि केंद्र का जो फिस्कल डेफिसिट मतलब उनके खर्चे और उनकी आमदनी के बीच में जो गैप है, राजकोष में जो गैप है वो वाइडन हुआ है। तो वाइडन्ड NED पास की फॉर्म में क्या होगा? हैज वाइडन्ड होगा। ठीक है। शार्पली फ्रॉम अबाउट 11 लाख करोड़ था जनवरी में और अब कितना हो गया? 15 लाख करोड़ हो गया बाय द एंड ऑफ February। This represent the deficit moving up from 63.6% of the revised target of 17.3 lakh crore to 86.5% within 29 days। बोल रहे ये दर्शाता है कि डेफिसिट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा है। 63.6% था रिवाइज्ड हमारा टारगेट और कितना था? 17.3 लाख करोड़। तो अब कितना हो गया? 86.5% हो गया है केवल 29 दिन के अंदर अंदर। This is a significantly dash trajectory compared with the last year। ये significantly कौन सी ट्रेजेक्ट्री है? ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, जिस ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ कौन सा रूट पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, वो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये कंपेयर्ड विद, अगर पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो ये सिग्निफिकेंटली कोई ट्रेजेक्ट्री है। The deficit target was 17.55 लाख करोड़ in 2022-23। डेफिसिट का जो टारगेट था वो 17.55 लाख करोड़ था 2022-23 के दौरान में। It stood at 67.6% of the target by January and reached 82.6% in February। तो जनवरी महीने में एक 67.6% पे था, उसके बाद में फरवरी में ये 82.6% पे पहुंच गया। When the deficit rose 2.3 लाख करोड़, जब डेफिसिट बढ़ गया 2.3 लाख करोड़ से। Eventually, last year's fiscal gap was 17.33 लाख करोड़। फिर अंततः पिछले साल का जो फिस्कल गैप था वो 17.33 लाख करोड़ ही रहा, जितना टारगेट था उससे कम ही रहा थोड़ा सा। वर्चुअली द सेम एज दिस ईयर्स गोल, जो कि इस साल का गोल है उसके मुकाबले उसका ही एक समकक्ष था। A couple of factors partially explain the February deficit spurt। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बता सकते हैं कि ये फरवरी में जो डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई वो क्यों हुई। 1. The center transferred around 2.15 lakh crore to states through 2 installments of their tax devolution share। बोल रहे हैं क्योंकि केंद्र ने 2.15 लाख करोड़ जो है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, उनकी जो 2 टैक्स डेवोल्यूशन शेयर का इंस्टॉलमेंट्स थी उनके रूप में। डैश जस्ट 1.4 लाख करोड़ लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल कितना था? 1.4 लाख करोड़ था। सेकेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच हैड डैश 247,600 करोड़ दिस जनवरी। और दूसरी बात जो कैपिटल यानी कि केंद्र एक्सपेंडिचर था, खर्च था, जो बढ़ गया हो सकता है, रोज 2 हो सकता है, 47,600 करोड़ तक पहुंच गए जनवरी में। वो स्केल्ड अप टू 84,400 करोड़ ओवर 4 टाइम्स फरवरी 2023 कैपेक्स आउटले, जो कि फरवरी 2023 के कैपेक्स आउटले के तहत में 84,400 करोड़, जो कि 4 गुना होता है, उतना बढ़ गया। कैपेक्स विल हैव टू फर्दर राइज टू 1.4 लाख करोड़ इन मार्च। अब ये जो कैपेक्स है, इसको कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको और ज्यादा बढ़ना पड़ेगा 1.4 लाख करोड़ मार्च के महीने में टू मीट द गवर्नमेंट्स 10 लाख करोड़ टारगेट, ताकि केंद्र सरकार का 10 लाख करोड़ का टारगेट वो अचीव कर पाए। बट
The implementation of the model code of conduct for Lok Sabha polls midway through the month could temper the number a bit. लेकिन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है लोकसभा इलेक्शंस के लिए, लोकसभा पोल्स के लिए बीच में ही, वो इस नंबर को थोड़ा सा टेम्पर कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकता है. The center's fiscal deficit or the gap between the union government's receipts and expenditure dash were widened. तो इस फिजिकल डेफिसिट एक सिंगुलर टर्म है, वर नहीं आएगा, ठीक है, हैव नहीं आएगा, दोनों प्लूरल है. वॉज या हैज, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, हैज आएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. This is significantly dash trajectory compared with last year dash. Last year the deficit target was 17.55 lakh crore. This is significantly bumpier. Bumpier मतलब होता है उबड़ खाबड़, तो ये बड़ी उतार चढ़ाव वाली है ना, उबड़ खाबड़ ट्रेजेक्ट्री है. सो ऐसे ऐसे वाले चल रहा है, कुछ ऐसे कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है ग्राफ, तो बम्पियर ट्रेजेक्ट्री है. ईजियर मतलब आसान, बम्प्स मतलब झटके, बम्प अगेन मतलब झटका. सो यहाँ पे बम्पियर ट्रेजेक्ट्री, कंपैरिजन हो रहा है पिछले साल के मुकाबले में, तो बम्पियर आएगा. 1. The center transferred around 2.1 lakh crore to states through 2 installments of their tax devolution share dash just 1.4 lakh crore last year. तो जो कि कितना था, compared to हो सकता है, as opposed to मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जैसा कि पिछले साल के मुकाबले में जो कितना था 1.4 लाख करोड़ था. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ मतलब कि उसके अनुसरण में, उसके लिंक में. स्टे अब्रेस्ट ऑफ मतलब बिल्कुल कम जानकारी, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन रखना, अपडेटेड रहना. सेटअप मतलब स्थापित करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एज अपोज टू इज करेक्ट. Second, capital expenditure, which had dashed to 47,600 crore this January, was scaled up to 84,400 crore over 4 times February 2023's capex outlay. बोल रहे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो डैश हो गया 240, तो वो राइज हो गया. लॉज्ड का मतलब होता है कहीं पे रुक जाना, ठहराव हो जाना. पेव्ड मतलब मार्ग, कोई रास्ता, ठीक है. रिसीड मतलब पीछे हटना. स्लम्प्ड मतलब गिरावट आना, तो तेजी से गिरावट आई उसमें 47,600 करोड़ की. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Every time I have traveled to rural India, I have been astounded by how much the people of urban dash. आगे इनकम्प्लीट है कि जब भी जितने बारी भी मैं रूरल इंडिया की तरफ जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मैं हमेशा अचंभित रह जाता हूँ कि कितना अर्बन लोग जो है डैश. दीज नेसेसिटीज रिमेन. अब दीज नेसेसिटीज बोला गया, ये नेसेसिटीज, ये जरूरतें, तो दीज जो है वो तभी आएगा जब आपने किसी चीज के लिए पहले ही वो टर्म इंट्रोड्यूस कर रखी है, यानी कि क्यों जो है वो पी के बाद में तो नहीं आएगा. ठीक है, और नेसेसिटीज पहले कहीं बताई होंगी, उसके बाद में क्यों आएगा, राइट. तो ये जो नेसेसिटीज है, रिमेन अ ड्रीम फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए ये सपना है. एज आई लर्न रिसेंटली, जैसा मैंने हाल फिलहाल में सीखा है. वाइल ट्रैवलिंग इन नॉर्थ महाराष्ट्र, जब मैं नॉर्थ महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहा था, अ स्टेट नोन टू बी प्रोग्रेसिव, जो कि एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत प्रगतिशील माना जाता है. इंडिया टेक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज फॉर ग्रांटेड. तो अर्बन लोग जो हैं हिंदुस्तान के, वो बेसिक नेसेसिटीज यानी कि बेसिक जो जरूरतें हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि पी के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा, पी एस. फिर क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटीज का इंक्लूजन किया गया है, तो उसके बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, तो क्या आएगा, पी एस, एस के बाद में क्यू. और ये कब मेरे को पता चला, जब मैं रिसेंटली महाराष्ट्र गया, जो कि एक ऐसा स्टेट है जिसको बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता है. सो ये हो गया आर. तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर. देखो पी से एक ही है, बाकी ये आर से है, ये क्यू से है, तो पी से एक ही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द रिसेंट सर्च प्रॉम्प्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी, जो रिसेंट बढ़ोतरी हुई जिसने की प्रेरित करा कि इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, अंडरस्कोर्स द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, ये रेखांकित करता है कि कितनी ज्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी है. विद 31 फायर इंसिडेंट्स बीइंग रिपोर्टेड विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स लास्ट वीक,
Chief Minister Pushkar Singh Dhami's acknowledgement of the enormity of the challenge must be backed by decisive action. बोल रहे 31 फायर इंसिडेंट्स हुए 24 घंटे के अंदर अंदर पिछले हफ्ते। इससे क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये माना, स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसके पीछे फिर अब उनको बहुत ज्यादा डिसाइसिव एक्शन यानी कि सुनियोजित और एकदम डिसीजन लेने वाले कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऐसा काम कुछ करना पड़ेगा। सिंस नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर से उत्तराखंड हैज रिकॉर्डेड हंड्रेड्स ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। उत्तराखंड में 100 से भी ज्यादा फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में आग लगने के इंसिडेंट्स देखे गए हैं, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अराउंड 700 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जिसकी वजह से 700 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द रेजिंग इन्फर्नोज एनगल्फिंग उत्तराखंड फॉरेस्ट हैव अगेन टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द perennial प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। रेजिंग इन्फर्नो का मतलब होता है बहुत बड़ी भयानक आग जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो बोल रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई भयानक आग है जो कि उत्तराखंड के जंगलों को निगलती जा रही है, हैव अगेन टर्न, इसने दोबारा से पूरा ध्यान जो है इस पेरेनियल प्रॉब्लम के ऊपर जो कि फॉरेस्ट फायर की इंडिया में है इसके ऊपर केंद्रित कर दिया है। Every year, these blazes not only devour precious green cover but also pose a grave threat to human settlements. बोल रहे हैं हर साल ये जो आगजनी है, ये जो आग लग जाती है, ये ना केवल जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती ग्रीन कवर यानी कि फॉरेस्ट कवर है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको खत्म करता है, बट ऑल्सो पोज और ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं, आपको पता है जो पहाड़ी इलाके हैं, गाँव कस्बे हैं, वो जंगलों के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, तो उनमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। वाइल्ड लाइफ को, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, सबको नुकसान पहुंचाता है। अब देखो, इंट्रोडक्शन हुई पहली बार आगजनी की फर्स्ट स्टेटमेंट डी में, ठीक है, जहां पे बोला गया कि बढ़ती हुई आगजनी उत्तराखंड के जंगलों में फिर से ध्यान केंद्रित किया है। अब क्या ध्यान केंद्रित किया कि हर साल इसकी वजह से बहुत बड़ा ग्रीन कवर खत्म होता है और साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स, वाइल्ड लाइफ, फ्रेजाइल इकोसिस्टम सबको नुकसान होता है। ये हो गया सेकेंड। हुआ क्या, नवंबर लास्ट ईयर से उत्तराखंड में 100 से भी ज्यादा आग लग गई है जंगलों में, 100 से भी ज्यादा बार, ठीक है। इतना ये इशू बड़ा हो गया था कि आर्मी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आर्मी को बीच में आना पड़ा, दैट मीन्स स्टेट के खुद के बस की बात रही नहीं, दैट मीन्स मसला बहुत बड़ा हो गया था। 31 फायर इंसिडेंट्स तो एक ही दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट हुए थे, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DECAB, DECAB ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट ईयर an incident of frantic mother who had received an call from kidnappers, बोल रहे हैं पिछले साल क्या हुआ कि एक बहुत ही डरी सहमी माँ का एक इंसिडेंट सामने आया जिसको एक ओमनियस कॉल आई, अनजान कॉल आई किसी किडनैपर से, ठीक है, जिनने क्या कहा, हु किडनैप्ड हर डॉटर, जिसने उसकी डॉटर को किडनैप किया था, रेज्ड एन अलार्म इन यूएस सेनेट अबाउट द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने पूरी सेनेट में, संसद में, यूएस की संसद में ये अलार्म यानी कि अलार्म मतलब चिंताजनक विषय खड़ा कर दिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ भयावह इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, गलत इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने चिंता खड़ी कर दी। द न्यूज टुक द नेशन बाय अ स्टॉर्म एज द सेड किडनैपर्स एंड द डॉटर्स वॉइस वर नथिंग बट हैकर्स यूटिलाइजिंग जनरेटिव एआई टू एक्सटॉर्ट मनी। इस न्यूज ने पूरे देश में तहलका मचा दिया क्योंकि जो किडनैपर्स की आवाज और बेटी की, जो उनकी बच्ची की आवाज थी, वो और कुछ नहीं बल्कि हैकर्स ने एआई जनरेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया था पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए। With such instances on the rise, the human perception of what is real and what is merely generative AI is slowly eroding. बोल रहे ऐसी घटनाओं से जो एक चिंता है इंसानों का ओपिनियन के बारे में कि क्या असलियत है और क्या AI जनरेटिव है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमारे कैंपेनिंग के दौरान में भी कई इंसिडेंट्स, मोदी जी के AI जनरेटिव भाषण दिए गए जिसमें वो बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, और कांग्रेस के राहुल गांधी के ऐसे कुछ AI जनरेटिव भाषण दिखे जिनमें वो कुछ और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे को एक क्लैरिटी खत्म हो जाएगी कि भाई असली क्या है, नकली क्या है, हम ये फर्क बता पाना भूल जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि असली क्या है, नकली क्या है।
तो अब फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जहां पे बात हो रही है कि पिछले साल ऐसी एक घटना हो, ठीक है। ए फर्स्ट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी में सी फर्स्ट स्टेटमेंट और ऑप्शन ए में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आएगा किडनैपर्स, जिन्होंने उनकी बेटी को किडनैप किया, जिसने यूएस संसद में पूरी चिंता का विषय खड़ा कर दिया होगा। सेकंड, थर्ड हो गया कि ये पूरी न्यूज जो है आग की तरह फैल गई, क्योंकि ये कुछ भी नहीं था, एआई जनरेटेड वॉइस थी। और ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने से हमें ये फर्क पता करवाना मुश्किल हो रहा है कि भाई असली क्या है, नकली क्या है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, इनफर, इनफर के स्पेलिंग करेक्ट है। इनफर मतलब इसका तात्पर्य, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना एक साइड का ना दूसरी साइड का। एप्रीहेंसिव मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, एंशियस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब किसी चीज का रख रखाव करना, और मेंटेनेंस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं मेंटेनेंस के स्पेलिंग, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रख रखाव। यहाँ पे किसी पार्ट में एरर है, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से किसी पार्ट में एरर है, हमें फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ है, ठीक है, या फिर नो एरर लिखना है। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन। देखो, पावर अगर किसी के अंदर वहित है, किसी को पावर दी गई है, तो वो ऑफ नहीं होगा। ये ऑफ मतलब होता है किसी से अलग होने का, विस्थापित होने का भाव। लेकिन पावर दी गई है तो वो क्या आएगा, सिंपल ऑफ, OF वाला ऑफ। बिलोंगिंगनेस बताएगा ना, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर, जो लीडर के पास जो पावर है उनके अधिकार स्वरूप फॉलोअर्स ने उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करा। सो बाय वर्च्यू ऑफ इज करेक्ट, ऑफ होगा। Education gives people the knowledge and skills they need to stay healthy, get jobs and foster tolerance। बोल रहे हैं एजुकेशन जो है वो लोगों को नॉलेज देती है और स्किल्स देती है, जिसके तहत वो सेहतमंद रह सकें, कोई भी कार्य कर सकें, ठीक है, और उनके अंदर सहनशीलता पैदा हो। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। अब टॉलरेंस का हमें सिनोनिम बताना है। एंट्रेंच, एंट्रेंच मतलब मजबूती से स्थापित करना। डिस्ट्रस्ट मतलब संदेह। लेथार्जी मतलब सुस्त, आलसी। और एंड्योरेंस मतलब आप किसी चीज को वहन कर सकते हैं, आप किसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस क्या हो गया, ऑप्शन डी, एंड्योरेंस इज करेक्ट। द डॉक्टर रीएश्योर्ड रमन दैट द लंप वॉज बेनिगन। बेनिगन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसमें कोई हार्मफुल नहीं है, वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, वो मामूली सा है, ठीक है, नुकसान नहीं है इसका। विच ब्रॉट इमेंस रिलीफ टू बोथ हिम एंड हिज फैमिली। अब बेनिगन का हमें एंटोनिम बताना है। हार्श, हार्श मतलब कठोर, ठीक है। रग्ड, रग्ड मतलब अनइवन, उबड़ खाबड़। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब हार्मफुल। और हेल्दी मतलब सेहतमंद। तो बेनिगन अगर हार्मलेस है तो मैलिग्नेंट मतलब हार्मफुल है। सो ऑप्शन सी इज द एंटोनिम फॉर बेनिगन। डिसरप्टेड, पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू प्रोग्रेस। तहस नहस हो गया, टूट फूट गया, जिससे कि प्रोग्रेस को बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम हैव बीन, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम जो है वो कर दिया गया है कि हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, हेल्थ सर्विसेज को कुछ कर दिया गया है। ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा काम से दबे हुए हैं, और बहुत एसेंशियल है। इन फाइटिंग अदर डेडली डिजीजेस, दूसरे डेडली डिजीजेस को फाइट करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गया कि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम जो है उनको कर दिया गया है। क्या किया गया उनको, हैव बीन ओवरवेल्म्ड एंड मेनी एसेंशियल, फिर बहुत ज्यादा एसेंशियल जो है। हेल्थ सर्विसेज हैव बीन, वो क्या कर दी गई है, हैव बीन डिसरप्टेड, वो तहस नहस हो गई हैं या फिर चेंज हो गई हैं, डिस्टर्प्टेड हो गई हैं, जिससे कि जो हम दूसरे डेडली डिजीजेस को फाइट करने में जो भी हमने प्रोग्रेस करी है वो खतरे में आ गई है, ठीक है। सो प्रोग्रेस इन फाइटिंग डेडली डिजीजेस। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी डी, बी से ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं, बी ई बी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। As the orchestra began to play, the audience was transported to another world। जैसे जैसे ऑर्केस्ट्रा बजने लगा, जो ऑडियंस है वो एक अलग ही दुनिया में चली गई। Enthralled by the physiological effects of the music and the skill of musicians। जो कि enthralled by का मतलब
वो उसकी फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजिकल जो उसका इफेक्ट था उससे मंत्रमुग्ध हो गए थे, उससे प्रभावित हो गए थे। लेकिन म्यूजिक का फिजिकल इफेक्ट नहीं होता, म्यूजिक एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ठीक है। उसका इमोशन वाला इफेक्ट हो सकता है, उसका लिसनिंग इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ इफेक्ट होता है, लेकिन फिजिकल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओवरऑल सिनेरियो, पूरे सिनेरियो से आप प्रभावित नहीं होंगे। इम्पैक्टेड बाय द फीलिंग्स, इम्पैक्टेड बाय द फीलिंग्स भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्वेप्ट अवे बाय द इमोटिव पावर, जो उसकी इमोशनल पावर थी म्यूजिक की, उससे वो मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person who is against the use of violence and war to settle disputes, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध का, वॉर का, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी भी डिस्प्यूट को, मसले को, मतभेद को सेटल करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो प्री डिटरमिन्ड है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, जो आपको भगवान ने करने भेजा आप वो कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भाई संसार में, हमारी लाइफ में हमारी शांति और सुख ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप किसी दूसरा व्यक्ति रो रहा है तो रोने दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी सुख और शांति से मतलब रखना चाहिए। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा का पाथ इस्तेमाल करना चाहता हो, अहिंसा के रास्ते पे चलता हो, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब जो औरतों के प्रति नापसंद करता हो, औरतों को, उनके प्रति कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज हो उसका, ठीक है। सो ऑप्शन सी पैसिफिस्ट इज करेक्ट। एल्कोहल कॉजेस इंटॉक्सिकेशन, एल्कोहल नशा करती है, इंटॉक्सिकेशन करवाती है, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेशन की स्पेलिंग होता है INTOXI, इंटॉक्सिकेशन CATION, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। So they design the advertisement of products in such a way, इसलिए वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। जो फूड कंपनीज हैं, द मेन टारगेट कंज्यूमर्स ऑफ फूड कंपनीज, जो मेन टारगेट होता है किसी भी फूड कंपनी का, कौन होता है? दैट कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड टू बाय देम रिपीटेडली, इसलिए ताकि कंज्यूमर जो हैं वो इस तरीके से प्रेरित हों ताकि वो उनको बार बार खरीदते रहें चीज़ों को। आर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री, वो क्या होते हैं? नौजवान होते हैं और यूथ, युवा होते हैं, बच्चे और युवा होते हैं हमारे देश के, ठीक है। तो कौन होते हैं? द मेन टारगेट ऑफ द फूड कंपनीज आर चिल्ड्रन एंड यूथ। हमें पता चल गया क्यू के साथ में एस आएगा, ठीक है। क्यू के साथ में एस यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द मेन टारगेट जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी में है। इसके बाद में आर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द कंट्री, सो दे डिजाइन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द कंज्यूमर्स आर स्टिमुलेटेड टू बाय देम रिपीटेडली, यानी कि पी के बाद में आर आएगा, ठीक है। पी के बाद में आर आएगा, ये दो हमने लिंक बनाए। अब यहाँ पे पी के बाद में आर नहीं आ रहा, ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रायोरिटी है कि क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो नहीं आ रहा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक किस्म की थ्योरी होती है जो आप मान लो किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, थ्योरेटिकली आपने निकाल लिया, लेकिन अभी तक आपने उसको प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है, प्रैक्टिकली आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, वो होता है हाइपोथेसिस। तो जो साइंटिस्ट की टीम थी वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि वो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, जांच कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कोई एरर है। साइंटिस्ट की टीम, टीम क्या है? सिंगुलर है। बेशक टीम के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे लेकिन टीम तो सिंगुलर है ना, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज कंडक्टिंग। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वॉज कंडक्टिंग, ना कि वर कंडक्टिंग। ड्यू टू द लॉफ्टी हिली टेरेन कर्व्स एंड क्लिफ्स, बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों की वजह से, कर्व्स की वजह से, क्लिफ्स की वजह से, द रूट टू बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ का रास्ता है, इज वन ऑफ द मोस्ट आर्डियस वन, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। एम इज द मोस्ट सीनिकली ब्यूटिफुल प्लेस ऑन द अर्थ, किसके बीच में? दुनिया की सबसे खूबसूरत सीनिकली मतलब सिनेरियो, सीनरी जो है उसकी बहुत खूबसूरत है, ऐसी जगहों के बीच में है। क्या है ऐसी जगहों के बीच में? बद्रीनाथ,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, द रूट टू बद्रीनाथ, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इज वन ऑफ द मोस्ट आर्डियस वन, क्यों है आर्डियस वन, ड्यू टू द लॉफ्टी हिली टेरेन, कर्व्स एंड क्लिफ्स एमिस्ट, किसके बीच में है ये सब, ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी के बीच में है दुनिया की। सो 3 और एस होगा हमारा 4। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QRPS, QRPS ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिक्सेशन का एंटोनिम बताना है, फिक्सेशन मतलब किसी चीज को फिक्स कर देना, स्थायी कर देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब किसी चीज का फॉर्मूला, ठीक है, वो हो गया फॉर्मुलेशन। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब किसी व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है, किसी व्यक्ति का टेंडेंसी है कि मेरा जो है रुझान वो ऐसे लोगों के प्रति रहता है या ऐसे कार्यों के प्रति रहता है। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब सुधार करना। तो देखो इंक्लिनेशन, रिफॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन बिल्कुल फिक्स नहीं बैठते। फिक्सेशन को अगर हमने बोला कि स्थायी करना, तो वो आपकी फीलिंग्स में भी स्थायिता की बात कर सकता है, इमोशंस में स्थायिता की बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनडिफरेंस जो है इसका एंटोनिम है कि वहां पे अस्थिरता है, ठीक है, स्थायीपन नहीं है, अस्थिरता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।